कि आपने मुझे इतनी सारी सशक्त महिलाओं के बीच में बोलने का अवसर जो है वो दिया है। मीना जी की और मेरी मुलाकात जो है 2021 में हुई थी। मीना जी जम्मू में आई थी, तो तब से मैं इनको जानती हूँ। तो मैं अपने बेटे के पास गुड़गांव में आई हुई थी और मीना जी से मिलना हुआ, उनकी पूरी टीम से मिलना हुआ। तो इन्होंने कहा कि ये 3 जन को सावित्रीबाई फुले जी के जन्म दिवस जो है वो मनाना चाहती है यहाँ पे। तो उनको मैंने बोला मुझे आज ही निकलना था, लेकिन मैं रुक गई क्योंकि मुझे आप सब महिलाओं से मिलने की मैं बहुत इच्छुक थी। तो यहाँ जितनी भी सम्मानित महिलाएं बैठी हुई हैं, हमारी मैडम सुषमा बौद्ध जी हैं, मनीषा जी हैं, ये हमारी मैडम जगरोशनी CMO, भीम प्रकाश जिज्ञासु जी जिनका मिलना फेसबुक के जरिए से हुआ था, रमा जी हैं, मनीषा जी हैं, मैडम जगरोशनी CMO हैं। इनके बारे में जितना मैं कहूँ, CMO ऑफिस में हैं आप? हाँ, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा कि आप CMO हैं। CMO ऑफिस में हैं और बंक मार के आई हैं। दाद देनी पड़ेगी, ऐसी शेरनी महिला जिस समाज में हो तो वो समाज कहाँ हारेगा। आशा जी हैं और आशा जी कोशांती कहाँ से जो भी है, जहाँ से भी आप आई हैं, अपनी टीम के साथ आई हैं। यहाँ एक बुजुर्ग महिला आई हुई हैं, वो पता नहीं कौन से एरिया से, मुझे नाम नहीं पता है। समस्त आई हुई महिलाएं और हमारे जो पुरुष भाई बैठे हुए हैं, जगह जगह से आप लोग आए हुए हैं। मैं आप सब का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आज आप सब एक ऐसी महिला जो भारत की पहली महिला शिक्षिका है, उनका जन्म दिवस जो है आप दिल्ली कोंडली में मना रही हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। उसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप बधाई के पात्र हैं। माता सावित्रीबाई फुले जो हैं, इनकी जीवनी आपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपको थोड़ा बहुत पता चला होगा। मैं अपना परिचय देना चाहूँगी बात अपनी रखने से पहले कि मैं सुनीता बगोत्रा हूँ। मैं जम्मू से हूँ, जम्मू कश्मीर से नहीं हूँ। कश्मीर एक अलग प्रोविंस है, लद्दाख एक अलग प्रोविंस है, लेकिन अब वो यूटी बन गया है। जम्मू कश्मीर एक यूटी है और लद्दाख अलग से यूटी है। तो मैं जम्मू की रहने वाली हूँ और 3 जनवरी 2016 में मैंने सावित्रीबाई फुले मॉडर्न स्कूल जो है वो जम्मू में खोला। ये मैं इसलिए बताना चाहूँगी कि बाबा साहब ने कहा शिक्षा है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आज जो मैं आपके सामने हूँ, ये शिक्षा का ही कमाल है। आपके सामने मैडम इतनी दहाड़ रही थी। हमारी सुषमा जी ने यहाँ पे जो गीत की जो प्रस्तुति दी, अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे, ये शिक्षा का कमाल है। तो शिक्षा के लिए जो ये सामने जो दंपति हैं, दोनों फूले दंपति, इन्होंने जो हमारे लिए संघर्ष किए, जो इन्होंने यातनाएं सही, वो किसी से छिपी हुई नहीं हैं। तो आप इनके मायने जो है वो समझ सकते हैं कि शिक्षा से ही हम अपना जो समाज है उसको हम आगे ले जा सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि माता सावित्रीबाई जो हैं, ये 3 जनवरी 1831 में इनका जन्म जो है 17 नया गांव में हुआ था। इनके जो माता जी हैं उनका नाम लक्ष्मीबाई था और पिताजी का नाम नेवसे जी पाटिल उनका नाम था, खंडो जी नेवसे पाटिल उनका नाम था। और 9 वर्ष की उम्र में इनकी शादी जो है ज्योतिबा फुले राय, जो आप सामने देख रही हैं, बहुत सारी महिलाओं को पता है, जिनको नहीं भी पता है, जरूरी नहीं है सबको पता हो सकता है कि आज कोई महिला पहली बार यहाँ आई हो। तो 13 वर्ष की उम्र में इनके साथ इनकी शादी हो गई और जब इनकी शादी हुई तो ये बिल्कुल अनपढ़ थी, ये पढ़ी लिखी नहीं थी। तो ज्योतिराव फुले जो थे वो एक स्कूल में पढ़ रहे थे। उनको भी स्कूल में दाखिला उस टाइम लेना बहुत मुश्किल था, लेकिन किसी तरीके से उनका दाखिला हुआ, वो पढ़ रहे थे। और इनकी शादी जब इनके साथ होती है तो सावित्रीबाई फुले जो हैं वो टोटली अनपढ़ थी। इन्होंने
छुपते छुपाते किसी तरीके से सावित्रीबाई फुले जी को पढ़ाना शुरू किया। अभी मेरी बहन यहाँ पे बोल रही थी कि खेतों में जब वो खाना लेकर जाती थी तो वहाँ पे ज्योतिराव फुले जी ने उनको मिट्टी के ऊपर हाथ फेर के उसके ऊपर लिखते हुए देखा था, तो उनको लगा कि इनके अंदर पढ़ाई के लिए बहुत ललक है। इसलिए उन्होंने एक दिन पूछा उनसे कि क्या आप पढ़ना चाहती हो, तो उनके अंदर पहले हिस्से ही पढ़ाई के प्रति बहुत ही एक जो उनके अंदर लालसा थी कि मुझे भी पढ़ना है। वो कभी अपने मायके में पढ़ने जो है वो किताबों के पलटती रहती थी। और एक बार वो किसी दूसरे लड़कों का जो कोई स्कूल रहा होगा, वहाँ अंग्रेज़ों का ज़माना था, अंग्रेजी राज था उस समय, तो वहाँ वो किसी स्कूल में चली गई थी और उनको अपने बचपन में बहुत बड़ी सज़ा जो थी उनको दी गई थी। उनकी दादी ने उनको अपनी कोठरी में बंद कर दिया था और उनका खाना पीना बंद कर दिया था, लेकिन उनके अंदर इतनी ललक थी कि मुझे इस चीज़ के लिए क्यों रोका जा रहा है, कि अगर पुरुषों को पढ़ने का थोड़ा बहुत अधिकार है, जो मनोवादी हैं वो पढ़ते हैं, तो हमें पढ़ने का अवसर क्यों नहीं दिया जाता। तो ये जिज्ञासा उनके अंदर थी। तो जब इनके साथ शादी होती है तो ज्योतिराव फुले जी ने इनको पढ़ाना शुरू किया। पढ़ने के बाद 1 जनवरी 1848 बिंडेवाड़ा पुणे में उन्होंने पहला स्कूल खोला। लेकिन ये स्कूल खोलना इतना आसान नहीं था। मैं सिर्फ ये कह दूं कि उन्होंने स्कूल खोला, आप भी सुन रहे, ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय मनोवादी जो थे उनका राज था। वो ये कहते थे कि अगर कोई लड़की पढ़ती है तो वो जल्दी विधवा हो जाएगी, उसके पति की मृत्यु हो जाएगी, उनको डराया जाता था। तो लोग क्या करते थे, अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाया करते थे। तो दूसरे आगे अछूत, तो अछूतों को तो वैसे ही उनको जानवरों के जैसा उनके साथ सलूक किया जाता था। ना उनको पढ़ने का अधिकार था, ना लड़कियों को पढ़ने का अधिकार था। लेकिन ये हम नमन करेंगे ज्योतिराव फुले जी को, नमन करेंगे जिन्होंने सावित्रीबाई फुले जी को पढ़ाया और इस काबिल बनाया, उनको पहली भारत की महिला शिक्षिका बनाया। और उन्होंने स्कूल खोला और 1856 तक उन्होंने 18 स्कूल खोल दिए थे। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जब वो बच्चियों को पढ़ाने के लिए किसी पेड़ के नीचे उन्होंने जो भी स्कूल खोला था, स्कूल कोई ऐसा नहीं होगा 1848 में, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई पक्का नहीं मकान होगा, कोई ऐसी बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं होगी जहाँ पे उन्होंने स्कूल खोला होगा। लेकिन उनके हौसले को दाद देनी पड़ेगी कि जो चीज़ मना की जा रही है मनोवादियों के द्वारा, वो उसी के साथ वो टक्कर ले रहे थे। और ये टक्कर लेना इतना आसान नहीं था उनके साथ। उनके बीच में रह के उनकी बच्चियों को भी पढ़ाना, अपनी बच्चियों को भी पढ़ाना, ये इतना आसान नहीं था। तो वो जब स्कूल जाया करती थी तो उनके ऊपर मनोवादियों के उन्हीं बच्चों की माएँ बाप जो भी होते थे, वो रास्ते में उनके ऊपर कीचड़ फेंका करते थे। और एक दिन वो इतनी दुखी हो गई कि उन्होंने ज्योतिराव फुले जी को ये पूरी व्यथा जो थी ये बताई कि किस प्रकार मेरे को प्रताड़ना दी जाती है। लेकिन उन्होंने सावित्री आई को ये बोला कि आपको किसी भी मौके पे पीछे नहीं हटना है। सावित्री, तुमने वो बीड़ा उठाया है जिसको हमें बहुत आगे लेके जाना है। अगर तुम आज रुक गई तो हमारी जो महिलाएं हैं या हमारे जो अछूत हमारा जो वर्ग है उसको हम कैसे आगे ले जाएंगे। इसलिए उन्होंने हौसला बढ़ाया और उनको राय दी कि आप एक साड़ी जो है अपने एक थैले में रखें और स्कूल जाके आप ये चीज़ करेंगे। और कई बार उनके ऊपर, उनके कैरेक्टर के ऊपर भी लांछन लगाया गया, उनको उनके साथ छेड़खानी की गई। लेकिन वो इतनी हौसले वाली महिला थी कि पलट करके एक आदमी का हाथ पकड़ के तो चांटे भी उन्होंने झाड़ दिए थे। तो ये वक्त जो है हमारा, इस समय भी हमारे हालात जो हैं वो इतने ठीक नहीं हैं। मैं यहाँ देख रही हूँ कि मीना जी ने किस तरीके से यहाँ आपको काफ़ी समय हो गया है। उन्होंने मुझे बताया कि 2012 में उन्होंने ये संगठन बनाया और हफ्ते में एक बार वो अपनी जो बहनें जो हैं उनको वो जागरूक करती रही, अपने महापुरुषों के बारे में पढ़ाई के लिए बताया, बहुत सारी चीज़ें जो हैं। और आज आपका जो संगठन है वो पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है। ये भारतवर्ष में ही नहीं जाना जाता, ये बाहर की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो मीना जी का नाम जानती हैं। और इसलिए मैं मीना जी को मिलने आई हूँ और आप लोगों को मिलने आई हूँ। आपको सल्यूट करती हूँ महिलाओं को कि आप बहुत सशक्त हैं, अपने आप को कम नहीं आंकना है, डरना कभी नहीं है। जब कभी डर लगे
तो आप माता रमाई को याद करना, जिन्होंने हमारे लिए अपनी 4 औलादें जो हैं वो कुर्बान की हैं। उनसे बड़ा दुख हमारा नहीं है। हमें कुछ नहीं हो रहा, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास मकान है, हमारे पास पैसा है, हमें पहनने को देखो कितने कपड़े हैं आज हमारे पास। आप देखो उनका जब अभी मैं ये बात नहीं करूँगी, इमोशनल हो जाएंगे सभी, कि कफन के लिए अपने बच्चे के लिए कफन के लिए पैसा नहीं था बाबा साहब के पास, तो पल्लू, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के वो अपने बेटे राजरतन के ऊपर वो कफन देते हैं। तो आप इससे इमेजिन करिए कि उनका दुख बड़ा है कि हमारा दुख बड़ा है। हम बहानेबाजी करते हैं कि हमें ये परेशानी है, हमें वो परेशानी है। आज हमें परेशानी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन परेशानी एक है जो मैं समझती हूँ, वो है कि अनपढ़ता है बहुत ज़्यादा। हम लोग अपने आप को बेचारा और लाचार समझना बंद करें। खास करके महिलाएं जो हैं, अपने आप को बेचारा नहीं समझना है, क्योंकि आप माता रमाई की बेटी हैं, आप माता सावित्री की बेटी हैं, आप ज्योतिराव फूले की बेटी हैं। तो हमारे जब महापुरुष इतने बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं, जिन्होंने डंके की चोट पे पूरे देश को हिला के रख दिया, बाबा साहब वो हस्ती हैं जिसको पूरा वर्ल्ड जो है आज नमन करता है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। आपके पास राइट्स हैं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें जब भी कोई बात करनी है, हमें होश में रहना है, जोश के साथ अपना होश जो है वो हमने नहीं खोना है। इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। लेकिन अपने जो हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, अगर उनका हनन होता है तो उसके लिए हमें आवाज़ उठानी है। हमें सिर्फ ये नहीं बोलना है कि हम संविधान को बचा लेंगे, ऐसे नहीं बचा लेंगे। जो वो कर रहे हैं वो हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा समाज सो रहा है। अभी हमारी मैडम बोल रही थी कि समाज सोया हुआ है, जागो। कितना वो तरीके से बता रही थी, आपके अंदर उन्होंने आग पैदा कर दी कि सोया हुआ मेरा समाज है, जागो, जागने का वक्त है। हमारा समाज सच्ची में बहुत सोता है, नींद बहुत करते हैं हम लोग। हम लोगों को तड़प होनी चाहिए कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है। माँ अपने बच्चे के साथ 12-1 बजे तक बैठे, अपने बच्चे को देखे। हमारे पास कोई ताकत नहीं बची है, हमारे पास ना तो इतनी ज़्यादा हम कोई लैंडलॉर्ड हैं, हमारे पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, या हमारे पास व्यवसाय है। हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जिससे हम अपने 85% जो समाज है उसको हम विकसित कर पाएंगे। हमारे पास एक ही हथियार बचता है, जिसके लिए बाबा साहब ने भी कहा, और बाबा साहब ने ये कहा है कि मैं कोई अलग से हट के काम नहीं कर रहा। एक जगह मैंने उनकी ये बात पढ़ी थी किसी उनकी बुक में, कि जो हमारे महापुरुषों ने काम किया है मैं उसी काम को आगे ले जा रहा हूँ। तो बाबा साहब ने संदेश दिया है, शिक्षा का पहला मंत्र उन्होंने शिक्षा का दिया है कि हमें शिक्षित होना है। तो इसके लिए करना क्या होगा? जितनी भी यहाँ पे हमारी महिलाएं बैठी हुई हैं, उनसे मेरा अनुरोध है, मैं विनती करती हूँ कि आपके हाथ में सब कुछ है, आपके पास ताकत है, हर तरह की ताकत आपके पास है। आप अपने बच्चों को की शिक्षा के ऊपर पूरा ध्यान दें, बच्चों को अच्छे संस्कार दें, बच्चों को अपने महापुरुषों के बारे में बताएं, बच्चों को माता सावित्री के बारे में बताएं, बाबा साहब के बारे में बताएं, जैसे हमारे साथी यहाँ बोल रहे थे, उनको उनका संघर्ष बताएं, ज्योतिराव फूले का संघर्ष जो है वो बताएं। तो हमारे पास एक ही हथियार है, शिक्षा होगी तो हम बच पाएंगे, अदरवाइज हमारा बचना, हमें लूटने के लिए, हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो मैदान में हैं, जिनको आप 3% हम कहते हैं। वो लोग बहुत शातिर हैं, वो लोग पढ़े लिखे हैं। उनकी महिलाएं जो है ना, वो हमारी महिलाओं की तरह ऐसे बेचारी लाचार नहीं बनती हैं। वो थोड़ी बहुत भी पढ़ी लिखी होगी, अपने बच्चे के लिए फाइट करेगी, अपने बच्चे के स्कूल में जाएगी, वहाँ देखेगी कि मेरे बच्चे को ठीक पढ़ाया जा रहा कि नहीं पढ़ाया जा रहा। आपको अपने बच्चे के स्कूल में निरंतर जाना है, बच्चे को जगाना है, उसको पढ़ने के लिए उसको पूरा समय देना है। और बेकार के जितने भी अंधविश्वास हैं जिनको हम डो रही हैं औरतें, उसके लिए आपने बचना है। जैसे आपको मीना जी जो हैं वो समय समय पर आपको गाइड कर रही हैं, वो बहुत सारा बातचीत जो है वो अक्सर करती रहती हैं। बहुत बदलाव आया। कोंडली एक ऐसी जगह बन गई है जिसको वर्ल्ड फेमस हो गया आपका कोंडली। आपको मैं ये बताऊं, जो मीना जी काम कर रही हैं वो इतना आसान काम नहीं है, उनके लिए बहुत दिक्कतें उनको आई है जब उन्होंने काम शुरू किया है। उनको
उनको बहुत सारा कुछ बातें सुनना पड़ी हैं, लेकिन मैं माननीय आरपी सिंह जो उनके हस्बैंड हैं, मैं उनको दाद दूंगी, उनके परिवार को दाद दूंगी। उनकी एक बेटी जो है उनको उन्होंने डॉक्टर बनाया है, एक बेटी जो है यूपीएससी की तैयारी कर रही है और जल्द ही वो आपके सामने आईएएस ऑफिसर बन के आएगी। बेटा जो है उनका वो इंजीनियर है, लेकिन आप सब जानते हैं मीना जी इस टाइम भी उनका बेटा जो है बेड पे है, मैं मिल के आई हूँ। लेकिन मैं इस दंपति को, ये जो जोड़ी यहाँ कुंडली में काम कर रही है, अपनी महिलाओं के सहयोग से या संगठन के सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से, जो आप लोग महापुरुषों का नाम घर घर तक पहुँचाने का बीड़ा आप लोगों ने उठाया, ये आसान काम नहीं है। और मीना जी की मैं दाद दूंगी। जब उनका बेटा हॉस्पिटल में भी था, 1.5 महीना हॉस्पिटल में बेटा रहा, उस समय भी वो समाज का काम कर रही। तो सच्चे मायने में ये शेरनी है समाज की। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। इनका साहस हम जम्मू से भी बढ़ाते रहते हैं। इस समय इनको पूरा यहाँ दिल्ली से एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। आज मैं यहाँ मीडिया का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, आप कवरेज कर रहे हैं। ये डिफरेंट स्टेट्स में मीना जी का जो मॉडल है, मीना जी जो काम कर रही हैं, हमारी बहुत सारी महिलाएं हैं, वो काम उन्होंने इसी तरीके से शुरू कर दिया है। मैं ये गुजारिश करूंगी कि यहाँ भी हमारी पढ़ी लिखी महिलाएं बैठी हुई हैं। पढ़ी लिखी, अभी मेरी एक बहन ने कहा कि मैं उस जगह से हूँ, यहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, साधन संपन्न है, पैसा है उनके पास, कोठियाँ हैं उनके पास, वो बाबा साहब का नाम नहीं लेते, वो मिशन का काम नहीं करते। लेकिन उनको, आशा जी को दाद दूंगी कि वो वहाँ पे भी डंके की चोट पे उनको जगाने की कोशिश कर रही है। हमारी मनीषा जी हैं, हमारी अपनी आशा, ये सुषमा जी हैं, सुषमा गौतम जी, बाकी और महिलाएं जहाँ जहाँ भी आप काम कर रही हैं, आपने हारना कभी नहीं है। आपको पुरुषों की तरफ से भी आपको नीचे गिराया जाएगा, आपके रास्ते में अगर अड़ंगे अड़ाए जाएंगे, लेकिन आपने हारना नहीं है। कई बार ऐसा होगा कि आपको घर से निकलना भी आपका मुश्किल कर देंगे, लेकिन आप अच्छे कार्य के लिए निकली हैं, इसलिए आपको लगातार निरंतर जो है अपने महापुरुषों का जो गुणगान, जिस तरीके से मीना जी आपको गाइड करती हैं, इनकी टीम गाइड करती है, उनके साथ जुड़ना है। माता रमाबाई संघ जो यहाँ पे वो चला रही हैं, उसको आपने सहयोग देना है और महिलाओं को जोड़ना है, क्योंकि आप ये मजाक नहीं समझना कि यहाँ सुनीता गंगोत्रा जम्मू से उठ के आई है तो ये हमें बता रही है कि हम वर्ल्ड फेमस हो गए। आपको नहीं पता, आप वर्ल्ड फेमस हो गई हैं। आपको आपकी जो वीडियोस जो हैं, हम लोग जो जहाँ भी जो भी महिलाएं काम करती हैं, उनकी वीडियोस जो हमारे अम्बेडकरवादी बाहर बैठे हुए हैं वो देखते हैं कि हमारी महिलाएं जो हैं वो जागरूक हो रही हैं। और अगर एक महिला जागरूक होगी तो उसका परिवार जो है वो भी जागरूक होगा, वो भी महापुरुषों के किए हुए कामों को अपने बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। शाम को जब आप खाना खाते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, तो वहाँ पे ये छोटी छोटी कहानियाँ बना के अपने बच्चों को सुनाइए, अपने महापुरुषों के बारे में बताइए। उनके टिप्स पे होना चाहिए कि कौन से महापुरुष ने कौन सा काम किया था। अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो घर का माहौल जो है वो भी ठीक होगा। एक गुजारिश मैं और करूँगी कि हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी इसमें नशेखोरी में जो है बच्चे हमारे लिप्त हो रहे हैं, उनसे बचाना हम महिलाओं का फर्ज बनता है कि अपने बच्चे को बिजी रखिए, बिजी फोन पे मत रखिए, बिजी उनको इस पे टीवी देखने पे उनको बिजी मत रखिए। उनका एक शेड्यूल बनाइए। अपने बच्चों को एक्सरसाइज करने के लिए उनको आप जहाँ भी जिस भी कहीं कोई ऐसे यूनिट में भेजना चाहती हैं जहाँ पे उसका शरीर भी अच्छा रहे, उसको इतना बिजी कर दो कि इन चीज़ों की तरफ उसका ध्यान ना जाए, क्योंकि जो 3% ताकतें हैं वो आपके अंदर तक घुस गए हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो किस समय आपकी औलादें जो है, हमारे बच्चे जो है, उनको गलत रास्ते पे ले जाएंगे। तो इस समय सोने का वक्त नहीं है, जागने का वक्त है, जो आपको मैडम ने बताया। तो जागते रहना है। आपको पता होना चाहिए कि मेरे घर में क्या हो रहा है। आपका बच्चा बिगड़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लालची नहीं बनिए, लालच हमें छोड़ना है। आप समझ रहे हैं मैं इशारा कहाँ दे रही हूँ।
लालची नहीं होना है, हमें अपने बच्चों को भी सिखाना, हमें लालच में नहीं आना। वो लोग लालच भी देंगे, हमारे अंदर तक घुस जाएंगे। अगर आपको वो कोई 500 रुपया दे देंगे ना, आपके बच्चों को किताबें जो हैं उसके लिए आपको लालच देंगे कि हम आपके बच्चे की फीस दे देंगे, तो आप उन्हीं के हो जाओगे। आटा आ जाएगा, हम उन्हीं के हो जाते हैं। चावल आ जाएंगे, उन्हीं के हो जाते हैं। किसी लालच में मत पड़िए। बाबा साहब का संघर्ष याद रखिए, अपने महापुरुषों का संघर्ष याद रखिए। किसी के भी झांसे में नहीं आना है। वक्त को समझिए, झांसे में नहीं आना। मैंने आपको इशारा कर दिया। मैं यहाँ वो बात नहीं कह सकती, लेकिन समझदार हैं यहाँ महिलाएं, बहुत पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं। आपको इशारा काफी है। ध्यान रखिए कि आपके साथ, आपके बच्चों के साथ आपके अंदर कौन घुसता है, आपसे बात कौन करता है। आप बिल्कुल ध्यान रखिए, आपको चौकन्ने होना है। और जब भी कभी इस तरीके के फंक्शन होते हैं, जैसे मैडम ने, आशा जी ने बुलाया है, वहां पे जाइए। वहां पे जो महिलाएं सो रही है उनको जगाइए जाकर। ये सभी जाइए गाड़ी भर के, आप जाइए वहां पे, उनको पता चले जो अंदर सो रही हैं, जो एसी में, अभी तो ठंड का मौसम है, जिनके बड़े बड़े मकान हैं, गाड़ियां हैं, कपड़े बहुत अच्छे पहनने के लिए हैं, जिनके बच्चे अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, बेफिक्र बैठे हैं। बाबा साहब ने ये तो नहीं कहा था कि तुम पढ़ लिख जाओगे, अपने मकान बना लोगे और फिर ऐश करना। ऐश करने का वक्त नहीं है। अभी हमारा समाज जो है वो बहुत पिछड़ा हुआ है। अगर हम दूर दराज इलाके में जाए, ये तो आपका सिटी है, अगर मैं अपनी जगह जहां मैं रहती हूँ, अगर मैं 20 किलोमीटर दूरी पे मैं गांव में जाती हूँ, तो मेरे समाज का बहुत बुरा हाल है। अभी एक भाई साहब ने कहा कि जो नई शिक्षा नीति जो आई हुई है, उसके तहत हमारा बहुत काम खराब होने वाला है। मैं आज मीना जी और सारी बहनें जो यहाँ बैठी हुई हैं, मैं मीना जी से गुजारिश करूंगी, माननीय आरपी सिंह जी से मैं गुजारिश करूंगी कि मैं चाहूंगी कि आप यहाँ पे माता रमाबाई अंबेडकर के नाम से यहाँ एक स्कूल ओपन करें। स्कूल खोलना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं स्कूल रेंटेड बिल्डिंग पे चलाती हूँ। माता सावित्री बाई को पत्थर पड़े होंगे, उनको कीचड़ उनके ऊपर पड़ा होगा, लेकिन जहाँ मैं स्कूल लगाती हूँ, जहाँ मेरा स्कूल है, मुझे नोटिस दे दिया गया कि 15 दिनों में स्कूल जो है वो खाली करें। लेकिन मैं हारती नहीं हूँ, मैं कभी हारूंगी नहीं, क्योंकि मुझे अपने समाज को शिक्षित करना है। तो ये पीड़ा आप उठा लेंगे। आप मीना जी की, आरपी सिंह की, बाकी टीम की, रमाबाई संघ जो है उनके साथ चलिए। और यहाँ एक बहुत जल्दी मीना जी, मैं चाहूंगी कि आप एक स्कूल ओपन करें। और आप में वो इनका जो काम करने का तरीका है, वो 3-4 दिन से मैं देख रही हूँ किस तरीके से ये कमांड चलाती हैं, और किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो अपना काम जो है इतने अच्छे तरीके से डिसिप्लिन ढंग से करती हैं। यही चाहिए हमें। ये मत समझिए कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, ये कम पढ़ी लिखी हैं, वो मेरे से भी ज्यादा पढ़ी लिखी है, वो मेरे से बहुत बड़ी ऑफिसर हैं, ऐसा नहीं समझिए। हम सब बराबर हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं है। एक कम पढ़ी लिखी महिला जो है वो समझ सकती है समाज कहाँ जा रहा है और हमें क्या करना है। आप अपने साथ और महिलाओं को भी शिक्षित करिए, उनको बताइए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और बेचारे नहीं बनना है। ये जो आप ऐसे बुक्कल से मार के बैठे हुए ना, ऐसे भी नहीं बैठना है। ये बेचारापन है आपका, ये दिखाता है कि आप बहुत बेचारे, लेकिन आप बेचारे ना बनिए, ठीक है। तो आप अपनी शान के साथ चलिए। आप मेरे को देख रहे हैं, मैं साड़ी में हूँ, ठंड है, लेकिन मैं परवाह नहीं करती, क्योंकि मैंने बाबा साहब से ड्रेस सेंस जो है मैंने बाबा साहब से सीखी है। मैं अच्छी ड्रेस में रहती हूँ। अपने हस्बैंड को भी, आरएल गंगोत्रा जी मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ हैं, हम लोग अच्छी ड्रेस में रहते हैं, बेचारे कभी नहीं बनते। लेकिन मैंने अपना वो वक्त जो है वो देखा है। 83 में हमारा जो घर था वो छप्पर था, और वहां से जब बरसात आती थी वो पानी मैंने झेला हुआ है। मैंने पूरी लिपाई की हुई है। मुझे ये मत देखिए, ये बाबा साहब की देन है, ये हमारे महापुरुषों की देन है। ये अपने आप नहीं आया, ये एजुकेशन से आया है। और मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे 2 बेटे हैं, और एक बेटा मेरा गुड़गांव में ही है, और यहाँ वो एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं। यहाँ हमारे 2 स्टूडियोज हैं, अभी तीसरा वो बनाने जा रहे हैं। तो बड़ा बिजनेस जो है वो बेटा कर रहा है, लेकिन वो मेरे दम पे नहीं, वो बाबा साहब के दम पे, वो इन महापुरुषों के दम से। मैंने इनसे सीखा था, मेरे अंदर वो जुनून था, मेरे हस्बैंड के अंदर वो जुनून था कि हमने अपने बच्चों को शिक्षित करना है। मैं
हमने बहुत सारी मुसीबतें झेली हैं, लेकिन हमारा एक ही मोटिव था, घर हमने अभी बनाया, लेकिन उससे पहले ना ही तो मैंने सोने के इतने लंबे लंबे कांटे डाले, ना ही मैंने अपने पति को ये कभी बोला कि मुझे एक कमरे में नहीं रहना, मुझे अच्छा मकान बना के दे दो। हमने नहीं बनाया। मैं अक्सर यही कहती थी कि जब बच्चे पढ़ लिख जाएंगे उसके बाद बच्चे अपनी मर्जी से हमारी मदद करेंगे, हम घर बनाएंगे। तो आज बच्चों की मदद से मैंने ये पिछले साल ही अपना घर नया बनाया है और छोटे बेटे की शादी की है। और छोटा बेटा जो है वो आर्मी में मेजर है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेहनत करोगे तो आपके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। मेहनत करिए, मेहनत का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। मेहनत करके बाबा साहब ने हमारी तकदीरें बदल दी हैं। मेहनत करके हमारी सावित्री आई ने हमें इस काबिल बनाया है। अभी महिलाएं जो है वो कितने ऊंचे ऊंचे पद पे हैं। तो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो वो अपने अंदर से अपने बच्चों को शिक्षित करना है। आप सारे काम छोड़ दीजिए। इस समय जितने अंधविश्वास हम लोग ढो रहे हैं अंदर, अगर कोई मरता है तो 5वां कर लो, फिर 10वां कर लो, फिर उसकी वो कर लो, 1 साल वाली क्या कर लो, बारखी कहते हैं हमारे वहाँ डोगरी में, यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बरसी है ना, फिर 4 बरसी कर लो। जब हमारे कोई अजीज की डेथ होती है तो बहुत दुख होता है। आप जाइए, आप मिलिए, उस दिन जाइए। लेकिन ये जो 5वां है ना, इसको भी खत्म करिए। 10वें वो भी खत्म करिए। 10वें पे 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए हम जो खर्च करते हैं, मैं नहीं करती, खैर हमारे घर में ये सब कुछ नहीं होता, हम इन चीज़ों से बहुत दूर हट गए हैं। तो इन पे फजूल खर्ची करना बंद करें। जैसे मैडम ने अभी बोला कि लोग क्या कहेंगे, उसको छोड़ दो। अगर आपको लोगों को दिखाना है तो अपने बुजुर्गों की, अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करें, जीते जी उनकी सेवा करें। मरने के बाद जो हम लोगों को दिखाते हैं ना, ये चौबरसी पे मैंने इतने स्टॉल लगाए थे, मैंने तो गोलगप्पे भी खिलाए थे, मैंने तो यहाँ हलवा भी खिलाया था, मैंने तो ये भी दिया, तो वो सीधे स्वर्ग में पहुंच रहा है। माता पिता के पास ऐसा कुछ नहीं होता मेरी बहनों, इसको अच्छे से समझ लो। आपके घर में बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आगे जो है वो परिवार बढ़ता है। इसलिए हमें उनका आदर मान सम्मान जीते जी करना है। मरने के बाद ये सब चोंचले पोंचले जो है ना, इनको हमें छोड़ देना चाहिए। फजूल खर्ची नहीं करनी है। पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं? एजुकेशन पे। किस पे पैसा खर्च कर रहा है? किस पे पैसा खर्च कर रहा है? शिक्षा पे पैसा खर्च करिए। अपने बच्चों को इस काबिल बनाइए। आज मैं अपने बेटे के पास आई हूँ। आज मुझे कोई कमी नहीं है बाबा साहब की वजह से, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा, दोनों हस्बैंड वाइफ को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। बताने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रही हूँ कि मेरे बच्चे ये हैं, मैं वो नहीं कह रही। मैं एक तरीका बता रही हूँ कि हमने क्या किया। मैंने आपको बता दिया कि मैंने लिपाई की है गोबर की। मैंने आपको बता दिया वो छप्पर से टपकता पानी मेरे ऊपर गिरा है, मेरे हस्बैंड के ऊपर गिरा। हमने बहुत गरीबी देखी है, लेकिन गरीबी किससे दूर हुई? एजुकेशन से। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। मैं एजुकेशन पे काम करती हूँ और मरते दम तक मैं एजुकेशन के ऊपर काम करूँगी, क्योंकि मैं माता सावित्री आई से मैं बहुत प्रभावित हूँ। इस दंपति से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। इसलिए मेरा ये मेरी सोच है। मैं इसमें कितनी कामयाब होती हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मीना जी और मेरी जो सारी मेरी बहनें जो हैं, उनके सहयोग से हम अलग अलग स्टेट्स में जाके एक पैगाम देंगे सावित्री आई का कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। यही बात मैं हर स्टेट में जाके करूँगी, चीख चीख के कहूँगी कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन से हमारी गरीबी दूर हो सकती है, कोई और चारा नहीं है। आप किसी के ऊपर उंगली मत उठाइए कि वो हमारे लिए ये खराब कर रहे हैं, वो मनुवादी खराब कर रहे हैं, वो मनुवादी खराब कर। उनकी जो अच्छी आदतें हैं वो आप क्यों नहीं सीखते? उनकी जो अच्छी बातें हैं वो तो अडॉप्ट कर लीजिए। अगर वो 3% होकर हमारे पे राज कर रहा है, तो क्या हम 85% होके, क्या उनकी जो अच्छी बातें, सारी बातें उनकी खराब नहीं है? हमें सीखना होगा। वो जागता है, वो सोता नहीं है। वो 4 बजे उठने वाला मनुवादी है, सुबह 4 बजे उठता है। और हमारे लोग कब उठते हैं? 9 बजे। कोई 10 बजे उठता है, कोई 12 बजे उठता है। और माँ को बोलते हैं मैं 10 बजे रोटी खाऊंगा, मैं 12 बजे खाऊंगा। और पति बोलता है कि मुझे तो मत हिलाना, मैं 9:30 उठूंगा। जब समाज ही सो रहा है तो तरक्की काहे को होगी? कैसे होगी? नहीं होगी ना।
तो अगर आपको जागोगे, आप टाइम पे सोओगे और सुबह जल्दी उठोगे तो आपके बहुत सारे टाइम पे काम होने वाले हैं। डिसिप्लिन जो है वो घर में भी होना चाहिए, समाज में भी होना चाहिए, और इसी तरीके से फिर हमारी जो कंट्री जो है, जिस तरीके से अनुशासन आएगा, फिर हम किसी बात के लिए सोच सकते हैं कि हम राज कर सकते हैं। ऐसे चलाने से क्या होगा, हम राज करेंगे, 85% है राज करेंगे, अरे कैसे करेंगे? सो तो तुम रहे हो, पता तुम्हें कुछ है नहीं, माइक पकड़ के चिल्लाना शुरू कर देते हो, बड़े बड़े भाषण देते हो, भाषणों से होगा कुछ? अगर कोई काम करता है तो उसे काम करने दें, उसकी टांगे ना खींचे, उसको काम करने दें, उसको मिशन का काम करने दें, क्योंकि सब लोग जो जितने भी संगठन बने हुए हैं सब मिशन का ही तो काम कर रहे हैं। हमें आदत पड़ गई है, जहां हमें लड़ाई करनी है उससे तो हम लड़ नहीं सकते, उसके आगे हम बोल नहीं सकते, लेकिन अपने जो मिशनरी लोग हैं उनकी टांगे खींचते रहते हैं, उनकी बातें करते रहते हैं, घरों में चर्चा करते हैं, ग्रुप में बैठ के चर्चा करते हैं। ये बंद करिए, इससे तरक्की नहीं होने वाली, इससे तरक्की नहीं होगी। जब तक हमारी सोच अच्छी नहीं होगी, हम बड़ा नहीं सोचेंगे तो हम बड़ा कर नहीं पाएंगे। तो उसके लिए बाबा साहब ने कहा हमें संगठित होना है, हमें संघर्ष करना है, हमें लगातार प्रयास करते रहने हैं किसी भी चीज को पाने के लिए। ये सेंटेंस मेरा ध्यान से सुनना, किसी भी चीज को पाने के लिए आप लगातार उस पर सोचिए, आप लगातार उस पर काम करिए, तो वो चीज आप हासिल करोगे। कोई भी इंसान होगा, मैं हो सकती हूँ, मेरी बहनें, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो अच्छा सोचिए, बड़ा सोचिए, छोटी छोटी बातें नहीं सोचनी। घरों में क्लेश मत डालिए, बहनें जो हैं वो क्लेश बहुत डालती हैं, छोटी बात होती है उसको लेके बैठ जाती हैं, बहन से लड़ाई, भाई से लड़ाई, मामे से लड़ाई, फूफी से लड़ाई मत करिए। बात हुई, खत्म करिए और दोबारा चलिए, ठीक है? तो इस पे भी विचार करना जरूरी है। घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। जो चीज हम घर में करते हैं हमारे बच्चे पकड़ लेते हैं। गाल गलौज बच्चा कहाँ से सीखता है? घर से सीखता है। तो अच्छा माहौल अपने बच्चों को देना है ताकि वो अच्छे संस्कार ले। संस्कार अच्छे क्या हैं? अपने महापुरुषों की जीवनी जो है, एक एक पेज अपने घर में फोटो स्टेट कराइए, गूगल पे सब कुछ है, तो उसका एक पेज जो है वो डेली आपने अपने बच्चे को पढ़ के सुना देना है। इतना तो आप कर सकती हैं। एक फर्स्ट सेकंड थर्ड में पढ़ने वाले बच्चे के दिमाग में अगर मदर जो है ये डाल देती है कि हमारे महापुरुषों ने क्या किया है, अगर आप 10 महापुरुषों के बारे में बताती हैं तो उनमें से अगर 2 महापुरुषों का भी दिमाग में उनके घुस गया तो आपके बच्चे को आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता। ये काम करिए, ये काम करने वाला है। हाँ, तो मीना जी कह रही हैं कि मैडम टाइम भी हो रहा है, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं अगर कुछ ज़्यादा बोल गई हूँ तो आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी, लेकिन फिर मैं वही गुहार लगाऊंगी कि अपने बच्चों की शिक्षा के ऊपर ध्यान दें, वो किसी गलत संगति में ना पड़े, उस पर ध्यान दें, अपने आप को